प्ले विद साइंस। मैं आपकी रहीमा मैम और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आपने पिछली क्लास में द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था। द्विध्रुव के बारे में आपने क्या समझा था कि कोई भी दो विपरीत आवेशों को, एक तो पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव, कोई भी तो विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब हम न्यूनतम दूरी पर रखते हैं, मान लीजिए दूरी r है, कोई भी है, जब हम इसको न्यूनतम दूरी पर रखते हैं तो इससे जो बना हमारा जो ये निकाय है, इस पूरे निकाय को हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव बोलते हैं। इस कंप्लीट निकाय को हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव बोलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कि द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो देखो, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जैसे हमने बोला था कि कोई भी दो आवेश होते हैं, एक धनावेशित होता है एक ऋणावेशित, और इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको आप अपनी बुक में देखोगे 2a से माना गया है। तो आप बोलोगे कि मैम 2a ही क्यों माना गया? d भी तो मान सकते हैं, 2d मान सकते हैं, r मान सकते हैं, तो 2a क्यों माना गया? तो देखो, 2a मानने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इसलिए माना गया ताकि जो आपकी कैलकुलेशन है उसको इजी बनाई जा सके। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमें 2a मानना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा जो o पॉइंट है बीच वाली दूरी, उससे दूरियां नापते हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्ट a लेते तो ये दूरी a/2 और a/2 हो जाती, इसलिए हम इस चीज को ना फेस करना पड़े, इस प्रॉब्लम को ना फेस करना पड़े, इसलिए हम इसकी जो दूरी है उसको 2a मान के चलते हैं। तो अब द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण बोलता है कि कोई भी जो हमारा द्विध्रुव है उसमें से उस निकाय के किसी भी आवेश और उसकी जो दूरी होती है, उस दूरी के गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण की लैंग्वेज सुन लो, क्या होती है कि किसी भी द्विध्रुव की आवेश व उन दो आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे शो करते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से शो करते हैं, कैपिटल P से। द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैपिटल P से शो करते हैं। कहते हैं किसी द्विध्रुव के आवेश का परिमाण व द्विध्रुवों के आवेशों के मध्य जो दूरी होती है उनके गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका जो सदिश रूप है, अगर ये हमारे सदिश रूप में बात करेंगे तो आवेश की तो कोई दिशा नहीं होती, लेकिन दूरी की दिशा होती है, या आपने बोले इसका विस्थापन की दिशा होती है। तो इस हम सदिश रूप में इस अकॉर्डिंग लिखेंगे, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a वेक्टर। मात्रक की बात करें तो Q का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कुलाम, और जो a वेक्टर है दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो गया कुलाम इंटू मीटर। अगर बीमा की बात करें तो बीमा देखो क्या है? कुलाम इंटू मीटर, सॉरी ये है आपका मात्रक है इसका कुलाम इंटू मीटर। अब बीमा देखो, हम बात करें मीटर की बीमा क्या होती है? L1, और कुलाम की बीमा क्या होती है? कुलाम को आप कैसे निकालते हो? I बराबर आपको पता है Q/T होता है, यहाँ से Q बराबर क्या होता है? IT। ठीक है, तो इसका जो यहाँ से मात्रक निकलेगा एम्पियर इंटू में T, तो इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा Q का A1T1, तो L1A1T1, इसका बीमा क्या हो जाएगी? L1A1T1। और इसकी दिशा जो होती है वो ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी भी निरक्ष पर उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्ष का मतलब क्या होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अक्ष और निरक्ष का मतलब क्या होता है। कि मान लो कि मेरा कोई भी यहाँ पर एक -Q आवेश है और एक +Q आवेश है, तो इन दोनों को मिलाया और इनके बीच की दूरी मैंने मानी 2a है। तो ये जो मेरी संरचना बनी है या फिर ये जो मेरा निकाय बना है वो मेरा क्या है? एक द्विध्रुव है। अगर मैं इसी रेखा के सापेक्ष, अगर इसी रेखा के सीध में मैं उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगी तो उसे तो हम बोलते हैं उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अगर इसके लंबवत हम इसके बाहर किसी पॉइंट पर, माने इसके बाहर कोई P पॉइंट है, उस पॉइंट पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तो इसे
हम क्या बोलेंगे, निरक्ष, मतलब जो अक्ष पर ना हो, अक्ष पर ना हो के किसी भी जगह हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। लंबवत या विषुवत रेखा में उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने मान लिया यहाँ पर कोई मेरा ए पॉइंट है, ठीक है, जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये आवेश मैंने मान लिया माइनस क्यू आवेश मेरा पी पॉइंट पर है, और जो प्लस क्यू आवेश है वो मेरा क्यू पॉइंट पर है। अब देखो, अब जब इसको मैं यहाँ से लंब डालूंगी तो बिल्कुल ये इसके बीचों बीच लंब जाएगा, क्योंकि बिल्कुल हमने इसके बीचों बीच क्या रखा है, इसको ए पॉइंट को रखा है, इसके बीचों बीच इसके लंबवत हमने क्या रखा है, एक ए पॉइंट रखा है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 पॉइंट के कारण होगी। एक तो माइनस क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, एक प्लस क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि देखो ये हमारा बिल्कुल बीच का पॉइंट है, ये पूरी की पूरी दूरी हमारी क्या है, ये पूरी की पूरी दूरी हमारी क्या है, 2a। तो ये जो हाफ दूरी है ये मेरी क्या कहलाएगी, a दूरी कहलाएगी। अब मैंने बोला है कि इस छड़ से r दूरी पर हमने कोई एक आवेश रखा है, ये दूरी मैंने क्या मान ली, r दूरी पर हमने कोई भी अन्य आवेश रखा है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हमें तो मेन ये वाली दूरी चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट से इसकी दूरी ये है और इस पॉइंट से इसकी दूरी ये है। तो आपने एक समकोण, ये त्रिभुज का प्रमेय पढ़ा होगा, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, हमने माना इसके साथ जो ये एंगल बन रहा है थीटा है, और इसके साथ भी जो एंगल बन रहा है उस हमने थीटा मान रखा है। अब देखो यहाँ पर ये क्या बोलता है कि अब जो यहाँ पर कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडररूट लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो उसी प्रकार ये हमारा क्या है, लंब, ये हमारा क्या है, आधार। यहाँ से आप इसका कर्ण निकाल सकते हो, तो इसका कर्ण का मान कितना होगा, अंडररूट लंब स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस आधार मतलब a स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इसके बाद अगर हम इसके बीच की दूरी के लिए ये जो कर्ण है इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या निकलेगा, आपको पता है सॉरी आपको पता है कि यहाँ पर ये जो लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर से हम किसका मान निकाल सकते हैं, कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होगा, अंडररूट r की स्क्वायर प्लस आधार a की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब हमें कुछ चीजें और देखनी है। ये तो हमारा माइनस क्यू आवेश है और ये हमारा प्लस क्यू आवेश है। हमें पता है कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। तो यहाँ पर दिशा किस अकॉर्डिंग होगी, इस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई पी किस तरफ होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, और जो ये क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट से हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होती है, बाहर की दिशा में होती है। तो जो ई क्यू होगा वो हमारे किस दिशा में होगा, इस दिशा में। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को। अब देखो, अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको पता है ई पी वैक्टर और जो ये ई क्यू वैक्टर है इसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हमें इससे क्या करने पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे। जैसे देखो मैंने कोई भी बोल दिया कि यहाँ पर मेरा कोई भी आवेश पड़ा है या कोई भी सदिश पड़ा है, इसकी दिशा ज्ञात करनी है। तो मुझे नहीं पता दिशा, तो मुझे एक निकाय के सापेक्ष ही इसकी दिशा ज्ञात करनी पड़ती है ना। इसके देखो साइन थीटा के कोस थीटा के सापेक्ष और साइन थीटा के सापेक्ष। अगर ये थीटा होता है तो ये वाला कौन सा होता है, कोस थीटा, और ये जो ऊपर वाला होता है ये कौन सा होता है, साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, घटकों के सापेक्ष उसके परिमाप का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास तो एक सीधी रेखा है, तो हमें इससे क्या करने पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। घटक करने के लिए हमें पता है ये ईपी वेक्टर है। ईपी वेक्टर का एंगल कहाँ बन रहा है, एक देखो, एक किसा घटक इस दिशा में जाएगा, एक किसा घटक नीचे वाली दिशा में जाएगा। 2 घटक बनेंगे, एक साइन थीटा वाला घटक बनेगा, एक कोस थीटा वाला घटक बनेगा। अब हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि यहाँ पर साइन थीटा वाला घटक कौन सा है और कोस थीटा वाला घटक कौन सा है। अब देखो यहाँ पर आपको एक जेड की आकृति बनती हुई दिख रही है, जेड की आकृति बनती हुई दिखा रही है। तो यहाँ पर आपको पता है
ये अगर थीटा कोण है तो यहाँ वाला जो एंगल है ये भी थीटा होगा, है ना। और आपको ये भी पता है कि ये जो आपका अभी यहाँ पर इस अकॉर्डिंग एंगल बनता है, ये जो ऐसा एंगल बनता है, तो यहाँ पर जो एंगल का मान होता है वही मान यहाँ पर होता है एंगल का। तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, तो यहाँ पर एंगल के साथ में जो घटक होता है वो क्या होता है, कोस थीटा होता है। एंगल के साथ वाला घटक क्या होता है, कोस थीटा होता है। और एंगल की विपरीत दिशा वाला घटक क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई पी साइन थीटा। ये तो हमने पढ़ लिया इस घटक के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इधर वाला जो घटक है इसके लिए भी हमें दो घटक बनाना पड़ेगा। तो हमने बना दिया इसके लिए दो दिशा, एक तो इस दिशा में है और एक इस दिशा में है। तो यहाँ पर Q के कारण क्या हो जाएगा, ये ई क्यू कोस थीटा, क्योंकि एंगल है, एंगल के साथ वाला क्या होता है, कोस थीटा। और इसके जो ऊपर वाली दिशा में है उसे हम क्या बोलेंगे, ई क्यू साइन थीटा। तो समझ आ गई यहाँ तक आपको। अब देखो मैंने इस स्टेटमेंट लिख दी है, माना पी क्यू, हमने इस स्टेटमेंट लिखे कि पी क्यू एक द्विध्रुव है और उसका जो केंद्र बिंदु है ओ, उससे हमने ए कुछ दूरी पर एक ए आवेश लिया है, एक ए पॉइंट लिया है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। और इन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या माना है, इन दोनों के बीच की दूरी को हमने 2a माना है। तो देखो हम पहले क्या बात करेंगे कि हमने पहले पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, के क्यू बटा में आर स्क्वायर, ठीक है। तो के क्यू बटा में आर स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप किससे लिखते हो, के क्यू बटा आर स्क्वायर से, जो आपको यहाँ पर बहुत यूज आएगी, ठीक है। जो भी हम डेरिवेशन करते हैं, जो छोटे छोटे फॉर्मूले पढ़ते हैं, वो आपको लर्न करते रहना है, वो आपको समझते रहना है, क्योंकि वो आगे जाके आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले होते हैं। तो देखो हम बोलेंगे कि P पॉइंट पर, P बिंदु पर माइनस Q, यहाँ पर माइनस Q आवेश है, तो माइनस Q आवेश के कारण A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ ई पी बराबर क्या होगी, क्या होता है, के क्यू, के आवेश का मान कितना है, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होती है। तो इन दो पॉइंट के बीच की दूरी हमने पहले निकाल ली थी, तो इन दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये आर का मान है, आर की स्क्वायर होती है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्वायर से हमारा रूट हट जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। उसके बाद Q बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EQ बराबर किसकी होगी, वही सेम चीज, के कांस्टेंट, Q यहाँ पर हमने आवेश का मान क्या लिया है, Q, तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ भी आर के स्क्वायर का क्या मान है, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो ये तो हमारा है EP पर, EP के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया EQ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हमें क्या निकालना है, टोटल इस पॉइंट पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल रही है उसका मान निकालना है। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, EP प्लस EQ से प्रेजेंट करेंगे। तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको रब करने वाली हूं। तो ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट, अब इसको मैं रब कर देती हूँ। अब देखो हमारा लास्ट का रिजल्ट क्या आया था, ध्यान रखना उन चीजों को कि हमने पढ़ा था EP बराबर क्या था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और EQ पर क्या पढ़ा था, EQ क्या पढ़ा था हमने, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। हमें टोटल E का मान निकालना था, टोटल E कैसे होता है, EP प्लस EQ। अब देखो हमें EP और EQ, जो हमारा ये EP है,
इस दिशा में और जो ई क्यू है इस दिशा में, इसका हमें डायरेक्ट मान हम इसका निकाल नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इसके घटक बना लिए। घटक बनाने का मतलब cos थीटा में इससे घटक निकाल लिया और sin थीटा में इससे घटक निकाल लिया, x अक्ष पर और y अक्ष पर उसके घटक का मान निकाल लिया। तो हम यहाँ पर कुछ बात करते हैं कि देखो आपको पता है कि e जो हमारा sin थीटा वाला घटक है और जो eq cos थीटा वाला घटक है, ep sin थीटा वाला घटक है और eq sin थीटा वाला घटक है, वो मान में तो बराबर है। मान में क्यों बराबर है, क्योंकि इनका एंगल भी सेम है, इनके डिस्टेंस भी सेम है, इनका परिमाण भी सेम है, इनके बीच की दूरी भी सेम है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है तो आवेश की दिशा का मान, एक हमारा पॉजिटिव है और दूसरा हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो ये दोनों आपस में सेम है और विपरीत है। सेम और विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे से क्या आएंगे, कट जाएंगे, एक दूसरे से कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो साइन थीटा वाला घटक है उसका कोई भी यूज नहीं आएगा। देखो हम पता है कि ईपी बराबर क्या होगा, ईपी होगा ईपी साइन थीटा प्लस ईपी कोस थीटा के बराबर, है ना। और जो हमारा EQ है वो किसके बराबर होगा, EQ बराबर होगा हमारा EQ कोस थीटा या EQ साइन थीटा प्लस EQ कोस थीटा के बराबर। ठीक है, आपको पता है EQ के दोनों घटकों का अगर मैं जोड़ करूंगी तो EP का मान मिलेगा, EQ में दोनों घटकों का अगर मैं जोड़ करूंगी तो मुझे EQ का मान मिलेगा। और हमें पता है कि जो EP साइन थीटा है और EQ साइन थीटा है वो परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है। अब देखो जब यहाँ पर मैं इसका मान पुट करूंगी प्लस EQ, तो EP प्लस EQ है तो मैं इन दोनों को क्या करूं, ऐड कर दूं। अब देखो यहाँ पर हो गया EP साइन थीटा प्लस EP कोस थीटा प्लस EQ साइन थीटा प्लस EQ कोस थीटा। अब हमें पता है ये दिशा में, ये मान में बराबर है और दिशा में विपरीत है, तो मान में बराबर है तो इसकी जगह मैं ये मान पुट कर सकती हूँ, EP साइन थीटा की जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ माइनस का EQ साइन थीटा। तो EP की जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ, माइनस का EQ साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, कंफ्यूज मत होना आप। E बराबर मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस का EQ साइन थीटा, और EP कोस थीटा बराबर है EQ कोस थीटा के, तो EP कोस थीटा की जगह मैं EQ कोस थीटा लिख सकती हूँ क्योंकि मान में तो बराबर है, हमने ऊपर देखा है। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा से साइन थीटा वाला घटक कट गया, तो E बराबर क्या हो गया हमारा, ये मान में भी सेम है और दिशा में भी सेम है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 2EQ कोस थीटा। यहां तक समझ आ गई बात। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर E बराबर 2 इंटू EQ का मान कितना है, EQ का मान कितना है, EQ का मान हमने यहाँ पर निकाला था, क्या था KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाला मान मैं पुट कर दूं, KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कोस थीटा का मान चाहिए। तो कोस थीटा के मान के लिए देखो मैं यहाँ पर आपको मान निकाल देती हूँ कोस थीटा का। तो देखो यहाँ पर मुझे कोस थीटा का मान चाहिए। ये जो हम त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। ये हमने त्रिभुज ले लिया, ये जो एंगल है थीटा, तो इसको थीटा मान लिया। यहाँ पर क्यू आवेश है, ये O पॉइंट है और इनके बीच की दूरी क्या है A। और जो ये करण है, ये जो लंब है, ये हमें पता है, हमने क्या निकाला था R, और ये जो करण है इसको हमने क्या निकाला था √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब आपको पता है इस त्रिभुज में मुझे निकालना है कोस थीटा का मान। तो आपने लाल बटा कक्का का फॉर्म पढ़ा होगा, लाल बटा कक्का ये वाला फॉर्म आपने पढ़ा होगा। तो इसमें कोस थीटा क्या शो करता है, आधार बटा करण को। कोस थीटा क्या शो करता है, आधार बटा करण को। तो आधार बटा करण क्या है हमारा पर, कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा करण। आधार कितना है हमारा A अपॉन में करण कितना है √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कोस थीटा का मान कितना है A अपॉन में √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में पुट कर दूं ये मान, A अपॉन में √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो मैं इसका ये वाला पॉइंट रब कर रही हूँ ताकि इसको मैं आराम से सॉल्व कर सकूं। ठीक है, अब देखो E का मान हमने क्या निकाला 2KQ
आघूर्ण, जो हमने पी पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या था? थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या था? 2AQ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 2AQ, तो 2AQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। आपको कि बिल्कुल हम लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया KP अपॉन में इसकी घात 1 है, इसकी घात कितनी है? इसकी घात कितनी है? 1/2 है, इसकी घात आती है। अब देखो जब आधार सेम होता है तो घातें आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। आधार सेम होता है तो घातें आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। तो घातें आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा? 1 + 1/2 कितना हो गया? 3/2। तो घात इससे कितनी हो जाएगी? 3/2। तो यहाँ पर मैं ले लिया 3/2। क्लियर बात? अब देखो आपको यहाँ पर KP अपॉन में r² + a² घात 3/2 है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हम यहाँ पे कंडीशन मान के चलेंगे कि r का जो मान है वो बहुत बड़ा होता है a से। r का मान जो है ना, जो दूरी उससे पॉइंट की दूरी होती है वो उस a से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर मैं इसकी स्क्वायर कर दूं तो वो और भी ज्यादा बड़ा होगा a की स्क्वायर से। जैसे मैंने बोला आपको कि 6 बड़ा है 1 से, या मैं बोल दूं 6 बड़ा है आपका 0.1 से, बहुत बड़ा है 6.1 से। तो अगर मैं दोनों साइड वर्ग कर दूं तो 6 की स्क्वायर कितनी होती है? 36। वो बहुत होगी बड़ी 0.1 का 0.01 से। तो ये देखो अगर मैं किसी पॉइंट वाली वैल्यू का स्क्वायर करती हूँ तो और छोटी हो जाती है, लेकिन किसी नंबर का वैल्यू करते हो वो और बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि r की स्क्वायर वो बहुत बड़ी होगी a की स्क्वायर से। तो हम a² को लगभग नगण्य मान सकते हैं, लगभग उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर e का मान कितना आ जाएगा? KP अपॉन में r² की पावर 3/2, क्योंकि a को हमने लगभग 0 के इक्वल मान लिया। तो यहाँ पर ये 0 हो गया तो r² की पावर 3/2। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, e का मान कितना आ गया? KQ अपॉन में r³। ठीक है, ये तो नॉर्मल रूप में है। अगर मैं इसका सदिश रूप करूंगी तो सदिश रूप क्या होगा? सदिश रूप होगा E वेक्टर बराबर KQ थोड़ा है, KQ है, यहाँ पर KP है क्योंकि हमने इसको P में कन्वर्ट कर लिया था। तो KP ये हो जाएगा KP वेक्टर बटा में R3। ये हमारा किस लिए निकल गया? निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल गया। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने पढ़ा है कि यहाँ पर मैंने -q आवेश लिया था और यहाँ पर +q। जब इन दोनों को ज्वाइन किया था तो इनके बीच की दूरी क्या थी? 2a। और ये जो निकाय था, इस निकाय को मैंने क्या बोला था? द्विध्रुव बोला था। अब मुझे बात करनी है इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्ष कौन सा होगा इसका? ये दिशा में अक्ष होगा। अब आपकी मर्जी है, या तो आप इसका यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां निकाल लो, या आप यहाँ पर किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यहाँ आप निकाल सकते हो। हमने पढ़ा था इसके बीच वाले पॉइंट को O और इससे इसकी दूरी क्या मानी थी? हमने R मान के चले थे। अब देखो ये पूरी दूरी A है तो ये दूरी कितनी होगी? 2a है, तो ये दूरी a होगी और ये भी दूरी कितनी होगी? a होगी। ठीक है, अब हमें निकालना है a पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। किस किस के कारण? p पॉइंट के कारण और q पॉइंट के कारण। तो देखो अब इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके पॉइंट्स को। तो देखो अब हमने पढ़ लिया कि एक तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालनी है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो आप बताओ ये जो टोटल दूरी है ये कितनी होगी? ये दूरी r है, r में अगर मैं a ऐड कर दूं, r + a कर दूं तो मुझे इस पॉइंट के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल जाएगा। आपको ऑफ कोर्स मिल जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हमने पढ़ा था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E वेक्टर होता है, उसका जो मान होता है वो होता है KQ बटा में R²। तो देखो -q आवेश के कारण A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? EP बराबर क्या होगा हमारा? KQ अपॉन में R²। R² ये कंप्लीट दूरी को लेगा तो R + a की
स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब मैं बोलूंगी कि अब ये तो हो गया p के कारण। अब आप बोलोगे ठीक है मैम, पहले हम इसकी दिशा को तो बता दें कि जो माइनस आवेश है, माइनस आवेश के कारण किस दिशा में लगेगा और प्लस आवेश के कारण किस दिशा में। तो माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अंदर की तरफ होती है, माइनस से अंदर की तरफ, और जो प्लस आवेश है, प्लस आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उससे बाहर की तरफ। तो जो हमारा EP है वो तो अंदर की तरफ लगेगा, लेकिन जो EQ है वो बाहर की तरफ लगेगा। समझ आ रही है? EP तो हमारी अंदर की तरफ लग रही है, लेकिन जो EQ है वो बाहर की तरफ लग रही है। ठीक है, तो देखो अब हम बात करें प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस Q आवेश के कारण A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, EQ बराबर होगा। अब हमें देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। तो इतनी सी दूरी आप बताओ, ये इतनी सी दूरी कितनी है। अब अगर आप इस पूरी R में से इस A दूरी को मान लोगे तो इतना सा आपके पास बच जाएगा, मतलब R माइनस A लिख सकते हैं इसको अपने, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें निकालना है टोटल E का मान। टोटल E का मान कितना हो जाएगा हमारा। अब आप बताओ मुझे कि इसमें से और उसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, बताओ मुझे, इसमें से और उसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, EQ बड़ी है या EP बड़ी है। आप मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो आप बोलोगे ऑब्वियसली मैम हमारी EQ वाली वैल्यू बड़ी है। क्यों बड़ी है EQ वाली वैल्यू, R माइनस 1, जैसे मैंने मान लिया 3 है, 3 में से अगर मैंने 1 माइनस कर लिया तो आएगा 2, और यहाँ पर मैंने मान लिया ये क्या है 3 और 1, तो 3 में 1 ऐड किया तो वो हो जाएगा 4। अब देखो बटे में हमारी जितनी छोटी संख्या होगी हमें जो ऑल ओवर मान है वो उतना ही बड़ा मिलेगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया ऊपर जो वैल्यू है वो मेरी 6 है, ठीक है, और 6 में से इसको मैंने मान लिया 2 प्लस 1, और इसको मैंने R को मान लिया 2 और A को मान लिया 1। अब देखो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं ये क्या है 6 माइनस 2 माइनस 1 1। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 2, और इसको डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 6। तो बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली बात है ये है बड़ा। तो ये बड़ा क्यों हो गया कि हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो संख्या है वो नीचे जितनी छोटी होगी हमारा मान उतना ही बड़ा होगा, और नीचे छोटी संख्या किसकी है, इसकी है, क्योंकि ये घट रही है और यहाँ पर ऐड हो रही है तो ये संख्या बड़ी है। तो आपको पता है कि EQ जो है वो बड़ी है EP से। ठीक है, तो आप E का मान निकालना है तो क्या करेंगे, EQ में से EP को घटा देंगे, हमें ऑल ओवर E का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो घटाएंगे, देखो तो क्या होगा, EQ का मान क्या है KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस में EP का मान कितना है EP बटा R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, EP नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका KQ। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, KQ कॉमन है तो KQ मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस R माइनस A की स्क्वायर माइनस अपॉन में R प्लस A की स्क्वायर। इसको आप मान लो A, इसको आप मान लो B, तो A की स्क्वायर माइनस B की स्क्वायर। अब इनका लघुत्तम लेंगे ना, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा KQ 1 माइनस A की स्क्वायर, आपको पता है A की स्क्वायर माइनस B की स्क्वायर। इसको अगर आप ऐसा नहीं लेना चाहते तो आप एक चीज इसको देखो, आपको यहाँ पर क्या चीज दिख रही है, आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि ये क्या है, इनको अगर मैं लघुत्तम लूंगी तो क्या होगा, लघुत्तम लूंगी तो देखो यहाँ पर एक सेकेंड, लघुत्तम लूंगी तो क्या होगा KQ 1 माइनस R माइनस A की होल स्क्वायर इंटू में R प्लस A की होल स्क्वायर। इससे यहाँ पर होगा उसका उधर तिरछे गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा R प्लस A की होल स्क्वायर माइनस R माइनस A की होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आई आपको। अब देखो ये क्या है A माइनस B, और यहाँ पर क्या है A प्लस B, तो A माइनस B इंटू में A प्लस B, ये क्या होगा A की स्क्वायर माइनस B की स्क्वायर। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, KQ
अपॉन में आर की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर और दोनों के होल स्क्वायर होने के कारण यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यहाँ पर फॉर्मूला बना है ना a प्लस बी की होल स्क्वायर का। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस में यहाँ पर क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2ar। तो फटाफट आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब इसको मैं फटाफट सॉल्व कर देती हूँ। वहां पर देखो के क्यू, ये कितना हो गया? अब ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को अपने खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ब्रैकेट को खोलूंगी तो मेरे निशान क्या हो जाएंगे? पूरे बदल जाएंगे। बटे में क्या है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। समझ आ रही है बात? अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। यहाँ पर क्या हो गया हमारा? के क्यू इंटू में 2 और 2 कितने होते हैं? 4ar। अपॉन में क्या है यहाँ पर? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा? के क्यू इंटू में 4ar अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। ये तो हमारा क्या मिल गया? हमें आंसर मिल गया। अब हमने बोला था कि आर का जो मान है वो बहुत बड़ा होता है ए से, आर स्क्वायर का मान और भी ज्यादा बड़ा होगा ए की स्क्वायर से। तो ए की स्क्वायर को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे। इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? के क्यू इंटू में 4ar अपॉन में, इसको मैं सॉल्व करूंगी तो आर की स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की पावर कितनी हो जाएगी? 4। देखो इसको आपको समझ आया? मैं बताऊं कैसे हुआ। आर की स्क्वायर माइनस 0 की स्क्वायर, माइनस में 0 होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसको मैं हटा सकती हूँ। तो स्क्वायर की स्क्वायर कितना हो जाएगी? घात इसकी 4 हो जाएगी। समझ आई बात? अब एक घात से इसकी घात कटेगी और कितनी घात रह जाएगी? 3 रह जाएगी। और यहाँ पर क्या बचा? के क्यू 4a अपॉन में आर की क्यू। अब 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2k a अपॉन में यहाँ पर मैं लिख दूं आर की क्यू। अब आपको एक चीज दिख रही है कि हमने पढ़ा था जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर 2aq। द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है? P बराबर 2aq। अब देखो यहाँ पर 2 भी है, a भी है और q भी है, तो 2aq को हम क्या शो कर सकते हैं? P शो कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 2kp अपॉन में r की क्यू। ये हमारा किसका मान आ गया? E का मान आ गया, अक्ष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। समझ आ गई बात? तो देखो हम वापस को रिपीट कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी एक स्टेप समझने में प्रॉब्लम आती है तो आराम से शांत मन से उस एक स्टेप को थोड़ा सा बैक कीजिए, बैक करके उसको अच्छे से वापस देखिए। आपको अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि हमने स्टेप के बाद कौन सा स्टेप लिया था, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमने पढ़ा, अभी हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं? अपने कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन किस किस में कर रहे हैं? ई निरक्ष। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने क्या निकाला था? जल्दी याद करो, क्या निकाला था? Kp बटा में आर की क्यूब निकाला था। ठीक है। और हमने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना निकाला? अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आया? 2kp अपॉन में आर की क्यूब। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि ई अक्ष, अगर मैं आपको बोल दूं, क्या बोलूं? ई अक्ष और अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? अगर मैंने आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात है वो कितना होगा आपका, तो आप क्या करोगे? 2kp आर क्यूब बटा में kp आर क्यूब। kp आर क्यूब से kp आर क्यूब कट गया, इनका अनुपात क्या आ गया? 2:1। तो हमेशा ध्यान रखना, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात सदैव 2:1 आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपके जो दोनों टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक जरूर आपके पेपर में आता है, लगभग आपके कंफर्म ही इनमें से कोई भी एक टॉपिक आपके पेपर में जरूर आता है। तो अच्छे से इसको क्लियर करना। देखो हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उनका अनुपात हमने क्या बोला, 2:1 होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसको अच्छे से क्लियर कर सके। अगर उनको भी कोई मन में डाउट है तो उसको अच्छे से वो क्लियर कर सके। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट छोड़िएगा, मैं उसको जरूर आपको रिप्लाई दूंगी। ठीक है, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए फिजिक्स मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और एक चीज मुझे बताना कि अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो उसके लिए जरूर कमेंट करो। ठीक है, अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए, हम उसमें मंथन कर रहे हैं, उसमें सोच विचार कर रहे हैं कि अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर बच्चों का कमेंट आएगा तो ही हम लाइव क्लास छोड़ेंगे। ठीक है।